आज बेटा हम लोग हेइस लॉ पढ़ेंगे और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखेंगे। चलो देखते हैं हेइस लॉ। हेइस लॉ अगर देखा जाए बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ reaction may carried out in one step or in more than one step. Change in enthalpy always will be same. यहाँ पर ध्यान दो, आप ए से डायरेक्टली डी पे पहुंच गए। यहाँ पर डेल्टा एच प्लस क्यू किलो कैलोरी है। अब ए से ये इन वन स्टेप, इन मोर देन वन स्टेप, इन मोर देन वन स्टेप। आप ए से बी पहुंचे, बी से सी पहुंचे, सी से डी पहुंचे, डेल्टा एच Q1, डेल्टा एच Q2, डेल्टा एच Q3 किलो कैलोरी। ये बी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू डी हो जाएगा। डेल्टा एच इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q किलो कैलोरी, ये हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि ये Q1 Q2 प्लस Q3 ये बराबर आपने लिखा है, ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर है Q को, या तो इन दोनों का सम Q से ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो अगर इन तीनों का सम Q से ज्यादा हुआ, इसका मतलब किसी न किसी स्टेप पर एनर्जी जनरेट हुई है, जो हो नहीं सकती। अगर कम हुआ, इसका मतलब किसी न किसी स्टेप पर एनर्जी लैप्स हुई है, ये भी नहीं हो सकती। तो एनर्जी ना जनरेट की जा सकती, ना एनर्जी लैप्स हो सकती है, इसका मतलब ये सही है। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसी तरह से और भी जान सकते हैं। तो ये एक तो जानते रहे कि किस लॉ पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ, ये चीज पहली चीज हो गई, और दूसरा ये हो गया इस चीज से। एप्लीकेशन अगर इसका देखना हो, एप्लीकेशन आप पीछे जितना भी पढ़े हैं सब इसके एप्लीकेशन में आ जाएगा। विद हेल्प ऑफ His law, with help of His law, heat of formation heat of solution, heat of combustion,
bond dissociation energy, heat of transition, etc. can be calculated। इन सारी चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हो। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ कंबशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हीट ऑफ ट्रांजिशन, ईटीसी, इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा। लेप्लास एंड लेवोसियर लॉ। enthalpy of formation and dissociation of a compound will be same in magnitude but opposite in sign। same in magnitude but opposite in sign। यहाँ पर ध्यान दें, N2 + 3H2, यहाँ पर NH3, यहाँ पर डेल्टा H -X किलो कैलोरी, यहाँ पर NH3, यहाँ पर हाफ N2 + 3/2H2 डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा +X किलो कैलोरी। तो लेप्लास एंड लेवोसियर लॉ हो गया। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। According to this law, energy neither can be created nor can be destroyed, but one form of energy can be converted into equivalent amount of other form of energy, but this is not true for heat and work। ये ध्यान दो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना इसे नष्ट किया जा सकता है,
लेकिन एक फार्म की एनर्जी को पूर्ण रूप से दूसरे फार्म की एनर्जी में बदला जा सकता है। अगर ऐसा मान लिया जाए तो हीट एक प्रकार की एनर्जी है, वर्क भी एक प्रकार की एनर्जी है, लेकिन हीट को पूर्ण रूप से वर्क में आप बदल नहीं सकते। हीट को अगर कहा जाए कि वर्क में बदलना है तो आप पूर्ण रूप से वर्क में नहीं बदल सकते। तो ये एक लिमिटेशन हो गया पहला। दूसरा लिमिटेशन यहाँ पर देखना चाहेंगे, it does not predict about spontaneity or feasibility of process। कोई प्रोसेस फीजिबल है मतलब संभव है या नहीं, इसके बारे में नहीं बताता। और थर्ड, इट डज नॉट प्रेडिक्ट अबाउट डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। आप कोई प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगा आप इससे नहीं बता सकते। आप अनुभव के आधार पे अपने बता लेंगे, लेकिन इसके आधार पे नहीं बता पाएंगे। दो गर्म बॉडी को, एक गर्म एक ठंडी बॉडी को कनेक्ट कर दें तो जो हीट है वो गर्म बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगा। ये आप अपने अनुभव के आधार बता सकते हैं। दो कंटेनर को कनेक्ट कर दें, एक में गैस हाई प्रेशर पर है, एक लो प्रेशर पर, तो हाई प्रेशर वाले से लो प्रेशर वाले की तरफ गैस फ्लो करेगी। आप अपने अनुभव के आधार बताएंगे, इसके आधार पे आप नहीं बता पाएंगे। ठीक बेटा। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखा जाए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो यहाँ पर देखें, सेकंड लॉ देखने के पहले हम लोग पहले स्पॉन्टेनिटी देखेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, प्रोसेस। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हिंदी में कहेंगे स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, प्रोसेस which proceeds with its own accord। own accord without help of any external agency। मतलब ऐसे कोई प्रोसेस एक्सटर्नल एजेंसी। तो ऐसे प्रोसेस जो अपने आप बिना किसी बाह्य सहायता के होते हैं, मतलब जिनके लिए कोई सहायता नहीं करनी होती है एजेंसी, उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल में ऑल नेचुरल प्रोसेस, एग्जाम्पल में हो जाएगा
ऑल नेचुरल प्रोसेस। नेचर में जितने भी प्रोसेस पाए जाते हैं सभी, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये अपने आप चक्कर लगाती है और स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, नेचुरल प्रोसेस है। नदी बहती है तो ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप बहती है, आप उसको पुश करने नहीं जाते हैं। तो ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक में देखा जाए क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पर देखें, पहला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। मतलब जैसे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो ये जैसे मान लो एक क्लॉकवाइज लगा रही, तो क्लॉकवाइज ही चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर क्लॉकवाइज चली फिर एंटी क्लॉकवाइज लौट आई, नहीं। पहाड़ी से बाल गिर रहा है, मान लो एक बाल आप पहाड़ी पे, किसी पहाड़ी पे ऐसे बाल रख दिए, तो ये यहाँ से बाल गिर रही है, तो ऐसा नहीं होगा थोड़ी दूर गिरी फिर खुद लौट जाएगी, नहीं, अपने आप गिरती रहेगी। आप कमरे में चाय पी रहे हैं, चाय मान लो रख दिए, ये ऐसे चाय रख दिए हैं, तो ये चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि चाय को देर तक ठंडी हुई फिर अपने आप गर्म होने लगी, नहीं, एक ही डायरेक्शन में चलेगा। ठंडी हो रही तो ठंडी हो रही, गर्म हो रही तो गर्म होती रहेगी, ये हो जाएगा यूनिडायरेक्शनल। अच्छा, जो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होते हैं हमेशा कंप्लीट होते हैं, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होते हैं वो हमेशा कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑलवेज कंप्लीट। जैसे आप लोग कमरे में बैठे हुए हैं, सारे बच्चे कमरे में बैठे हुए हैं, अब बच्चों से कहा दिया जाए कि एक एक करके बच्चे निकलते जाएं, तो आप एक ही डायरेक्शन में निकल रहे हैं फिर लौट के नहीं आ रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे बच्चे कंप्लीटली निकल जाएंगे। तीसरा, इफ प्रोसेस इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, या ऐसा लिखा जाए, प्रोसेस proceeds spontaneously till equilibrium is reached. Once equilibrium reached, once equilibrium reached, then for any further change, we have to do work. We have to do work. यहाँ पर ध्यान दें, अगर प्रोसेस अपने आप हो रहा है, मतलब कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है, ध्यान दें, जैसे इक्विलिब्रियम पर ये ऐसे, ये पहाड़ी बाल से बाल पहाड़ी से गिर रही है, ये गिरते गिरते यहाँ पर नीचे ज़मीन पे आ गई, तो जब ज़मीन पे आ गई ये, तब ये कहा जाएगा कि इक्विलिब्रियम में है। हालांकि जो यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस है यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होता। ये जो यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस आपने लिखा है ये इक्विलिब्रियम बाई डायरेक्शनल प्रोसेस में होता है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। कारण कि ये बाल जब यहाँ पर आ गई, ज़मीन पे आ गई, तब इसको आप दोनों डायरेक्शन में ले जा सकते हो, आप आगे ले जा सकते हो, आप पीछे ले जा सकते हो। यहाँ पर जब तक ये गिर रही थी, ऐसे गिर रही है,
तो ये अपने आप प्रोसीड कर रही है, मतलब जब तक आपने यहाँ पर एक पहाड़ी पर से रख के इसको पुश कर दिया एक बार, तो ये अपने आप गिरती रहेगी, ये गिरती रहेगी। आपको ऐसा नहीं कि बीच में जाके फिर धक्का लगाना पड़ेगा, नहीं। आपने एक बार रख दिया, अब वो गिर रही, गिर रही, गिर रही। हमारे हाथ में पेन है, ऐसे छोड़ दें तो ये गिर जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आधी दूर तक गिरी, उसके बाद फिर जाके इसको ढकेलना पड़ेगा, नहीं, अपने आप गिरती रहेगी। अब एक बार ये ज़मीन पे अगर गिर गई, तो फिर हमें इसको उठाने के लिए, ऊपर ले आने के लिए कार्य करना पड़ेगा। वही सेम चीज़ है कि यहाँ पर ये बाल गिरते-गिरते पहाड़ी से ज़मीन पे आ गई। अब चाहे आप आगे ले जाएँ, चाहे इसको फिर से पहाड़ी पे ले जाएँ, दोनों साइड में आपको कार्य करना पड़ेगा। चाय आप पीते हैं, चाय आपको पीने के लिए दी गई, आपने रूम में चाय रख दिया वैसे। चाय दी गई और चाय को आपने रख दिया, चाय पिया नहीं है। धीरे-धीरे चाय का टेम्परेचर ठंडा होगा, जब दी गई रही होगी उस समय लगभग 100 डिग्री सेल्सियस था। धीरे-धीरे रूम का चाय का टेम्परेचर ठंडा होगा, धीरे-धीरे घटेगा, घटते-घटते, घटते-घटते ये रूम के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगी। मान लो रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो चाय का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन अब आप चाहो कि चाय का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या फिर से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो नहीं होगा। इसको करने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। चाहे आप टेम्परेचर कम करना चाह रहे हैं, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा करना चाह रहे हैं, दोनों साइड में आपको कार्य करना पड़ेगा। आप आगे मतलब गर्म करना चाहेंगे तब भी कार्य करना पड़ेगा, और ठंडी चाय करना चाहेंगे फिर भी आपको कार्य करना पड़ेगा। बिना कार्य किए काम मतलब आगे प्रोसेस प्रोसीड नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रोसेस प्रोसीड्स स्पॉन्टेनियसली, मतलब प्रोसेस अपने आप होता है। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप होता है। कब तक? टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब तक इक्विलिब्रियम पहुँच नहीं जाती। वंस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, अगर एक बार इक्विलिब्रियम आ गई, देन फॉर एनी फर्दर चेंज, तब आप आगे किसी भी चेंज के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। देन फॉर एनी फर्दर चेंज वी हैव टू डू वर्क, तो हमें फिर कार्य करना पड़ेगा। जैसे पहाड़ी से बाल नीचे आ गई है, तो आप चाहे आगे ले जाना चाहें, चाहे पीछे ले जाना चाहें, आप दोनों साइड में आपको कार्य करना पड़ेगा। ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आप लिखने वाले हैं, चौथा पॉइंट, मोस्टली spontaneous process, mostly spontaneous process are exothermic। मोस्टली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं एक्जोथर्मिक होते हैं। ध्यान रखिए, मोस्टली लिखा गया, आल हमेशा नहीं लिखा गया है। तो ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्जोथर्मिक होते हैं। यहाँ पर ध्यान दें भैया, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस एंडोथर्मिक, वेपराइजेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक, मेल्टिंग ऑफ आइस, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये दोनों एंडोथर्मिक हैं। ये एंडोथर्मिक हैं। वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक हैं। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर अगर ध्यान दें तो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को रख देते हैं, ये अपने आप पिघल जाती है। ठंडे प्रदेशों में होता क्या है, ठंडी के दिनों में बर्फ़ जमती है, लेकिन गर्मी के दिनों में खुद ही वो बर्फ़ पिघल जाती है। आप उसको गर्म करने नहीं जाते हैं। वेपराइजेशन ऑफ वाटर भी एंडोथर्मिक है। अच्छा, बारिश के दिनों में आप देखें तालाब वगैरह जो होते हैं वो भर जाते हैं। बारिश के दिनों में तालाब वगैरह भर जाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में भर जाएंगे, और गर्मी के दिनों में वही तालाब सूख जाएंगे। क्यों? चूँकि वाटर उनका वेपराइज कर जाएगा। ठंडी के दिनों में सूख जाएंगे, क्यों? चूँकि उनका वाटर क्या कर जाएगा, वेपराइज कर जाएगा। तो आप तालाब को नीचे से गर्म करने तो गए नहीं हैं, आइस मेल्ट कर गई, आइस का जो बर्फ़ का टुकड़ा था आप उसको गर्म करने नहीं गए हैं, फिर भी वो मेल्ट कर गई। तो दोनों प्रोसेस अपने आप हुए हैं और एंडोथर्मिक हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं।
और यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं ये एंडोथर्मिक हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये आइस था, आइस, ये मेल्ट किया, वाटर बना, ये वेपराइज किया, वाटर वेपर बन गया, ये वाटर वेपर बन गया, ये आइस। अब ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो यहाँ पर ध्यान दें, रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है, रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है, और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो कहने का मतलब जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वहाँ पर रैंडमनेस इंक्रीज करती है। आप क्लास में बैठे हो, कोई टीचर नहीं, आप बढ़िया उपद्रव करते हो, क्लास टीचर नहीं तो आप बढ़िया उपद्रव करोगे, लेकिन टीचर है तो फिर आप शांत रहते हो, ठीक है। तो वहाँ पर कोई फोर्स आपको गवर्न नहीं कर रहा जब टीचर नहीं होता है, तो फिर आप स्वतंत्र होते हो, जो भी करते हो अपने मन से करते हो, और वहाँ पर एक अनियमितता बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है। तो जो भी प्रोसेस अपने आप होते हैं वो रैंडमनेस को क्रिएट करते हैं। तो अभी तक हम लोग इंथैल्पी की सहायता से ये बताना चाह रहे थे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये चीज़ बताना चाह रहे थे इंथैल्पी की सहायता से, इंथैल्पी की सहायता से बताना चाह रहे थे। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि इंथैल्पी के हिसाब से नहीं बता पा रहे हैं, चूँकि मोस्टली तो एक्ज़ोथर्मिक थे, लेकिन एक कुछ प्रोसेस जो हैं एंडोथर्मिक भी हैं। तो अब हम लोग स्पॉन्टेनिटी को गवर्न करने के लिए एक अगले प्रोसेस का सहारा ले रहे हैं, दैट इज रैंडमनेस मीन्स एंट्रोपी। तो अब हम लोग यहाँ से एंट्रोपी पढ़ेंगे। एंट्रोपी क्यों पढ़ेंगे, तो आप बताएंगे कि हम रैंडमनेस की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की स्टडी करना चाह रहे थे, जिसकी स्टडी हम लोग किसके आधार पे, इंथैल्पी के आधार पे नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हम लोग इंथैल्पी ही डालेंगे, एंट्रोपी नॉट इंथैल्पी, एंट्रोपी, एंट्रोपी ये हो जाएगा मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ एनी प्रोसेस, measure of randomness of any process is entropy। किसी प्रोसेस के रैंडमनेस की जो मेजरमेंट होती है उसको आप एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी डेल्टा एस, यहाँ पर क्यू रिवर्स अपॉन डेल्टा टी, या अपॉन टी केवल कर सकते हैं, अपॉन टी। क्यू रिवर्स heat given to reversible process, यहाँ पर डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यहाँ पर डेल्टा एस को आप एस पी माइनस एस आर भी कह सकते हैं। इफ हीट इज गिवन at constant pressure, then Q reverse equal to delta H, Q reverse equal to delta H, Q reverse equal to delta H हो जाएगा। Now डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। अब ये डेल्टा एच जिस प्रोसेस की इंथैल्पी होगी उसी प्रोसेस का ये एंट्रोपी हो जाएगा। अच्छा, ये क्यू यहाँ पर आपने लिखा था,
यहाँ पर यूनिट अगर बोलना चाहें तो Q की यूनिट बोलेंगे जूल, यहाँ पर हो जाएगा जूल पर केल्विन, ये यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ गैस इज मोर देन लिक्विड इज मोर देन सॉलिड। गैस में मालिक्यूल सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित रहेंगे और सॉलिड में सबसे ज़्यादा व्यवस्थित रहेंगे। ये हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ गैस इज इक्वल टू लिक्विड इज इक्वल टू सॉरी इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन। ये तीसरी बार ये लाइन लिख रहे हैं, इंथैल्पी में और इंटरनल एनर्जी भी लिख चुके हैं। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट entropy of system can be determined। इसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड। तो ये चीज़ हो जाएगा। आपको बता दिया कि ये डिफरेंट इसकी एंट्रोपी हो जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन in which process entropy is increases। entropy is increases in which process entropy is increases। यहाँ पर ध्यान दो भैया, किस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। यहाँ पर चौथे में ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज करने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, नहीं होता तो एंट्रोपी नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर if heat of vaporization of water at 373 Kelvin is 40.6 kilojoule, find entropy of
वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो डेल्टा एस इक्वल टू आप लिखोगे डेल्टा एच अपान टी। तो यहाँ पर 40.6 किलो जूल है, तो इसको आप 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा, 373 केल्विन है। तो 40 इतना अपान 373 केल्विन, इतना सॉल्व करने पर जूल पर केल्विन आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इतना जूल पर केल्विन। यहाँ पर आगे एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, यहाँ पर ध्यान दें, फॉर आइसो या ओपन सिस्टम कर दिया, आइसोलेटेड सिस्टम, if delta S system greater than 0 or positive, then process is spontaneous. यहाँ पर for closed or open system, for closed or open system, यहाँ पर भैया for a process to be spontaneous, delta S universe बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। तो अब ये डेल्टा यूनिवर्स ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आप सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी की स्टडी करेंगे, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के एंट्रोपी की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होना चाहिए 0 से। तो यहाँ पर एज इट इज नॉट इजी टू measure, it is not easy to measure entropy of universe, so entropy of universe, so an other factor gives free energy is added या used to govern the spontaneity, to govern the spontaneity।
अब यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी देखा जाए, गिब्स फ्री एनर्जी amount of energy that is available, मैक्सिमम कर दिया जाए, amount of energy that is available in system to do useful work is known as Gibbs free energy. सिंपली फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी या सिंपली हम लोग इसको फ्री एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर भैया अब यहाँ पर मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी, एच माइनस टी एस, ये मैथमेटिकली ये हो जाएगा। इफ एट टेम्परेचर टी फॉर ए प्रोसेस जी इक्वल टू जी वन, एच इक्वल टू एच वन and s equal to s1, while in other state g equal to g2, h equal to h2 and s equal to s2, then यहाँ पर g1 equal to h1 minus ts1, और यहाँ पर g2 equal to h2 minus ts2, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 minus 1, ये हो जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, इसको कहेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी and spontaneity. If delta G negative, process spontaneous. Sorry, process
spontaneous. If delta G positive, process is not spontaneous. If delta G 0, process is at equilibrium. Condition 1. If delta H positive, डेल्टा एस नेगेटिव, यहाँ पर ध्यान दें तो डेल्टा जी, यहाँ पर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिख रहे हो। ये डेल्टा एच यहाँ पर पॉजिटिव रखोगे और ये डेल्टा एस नेगेटिव रखोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव। ये नेवर स्पॉन्टेनियस। ये कंडीशन 1। ये 2, इफ डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिख रहे हो। अब डेल्टा एच नेगेटिव रखोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो जब दोनों नेगेटिव हो गए इसका मतलब डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पर थर्ड, इफ डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव, तो यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच नेगेटिव रखोगे ये, और डेल्टा एस नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर इंटू टी, तो ये नेगेटिव रहेगा डेल्टा एच और ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटू टी। तो ये टेम्परेचर और डेल्टा एस का मल्टीपल अगर इस डेल्टा से ज़्यादा हो जाएगा तो सही नहीं है, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, इसके लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो, इस पूरी वैल्यू को रख दें। यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा एच लिख रहे हो, यहाँ पर नेगेटिव और ये नेगेटिव डेल्टा एस इंटू टी, तो ये नेगेटिव डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव फैक्टर अगर नेगेटिव फैक्टर ज़्यादा हो गया तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, और ये पॉजिटिव फैक्टर कम होने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो एट लो टेम्परेचर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। और फोर्थ कंडीशन, इफ डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो डेल्टा जी बराबर, यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव रख रहे हो और डेल्टा एस भी पॉजिटिव रख रहे हो, तो यहाँ पर टी डेल्टा एस पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव फैक्टर ज़्यादा हो इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तो एट हायर टेम्परेचर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ये हो जाएगा। तो ये हो गया भैया, हायर टेम्परेचर पर प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। चलो, तो आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे फिर नेक्स्ट है, ठीक बेटा।